Hello, all my lovely students. How are you all? CMA इंटर में आपका स्वागत है and CMA इंटर लॉ is the paper that we are going to discuss together. हमारी ये जर्नी बहुत ही enriching होने वाली है because you are going to learn a lot of things. एट टाइम्स हो सकता है यू माइट फील कि अरे यार मैम इतना सारा ये इतना सारा वो, ये तो बड़ा बोरिंग है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, क्योंकि पूरा का पूरा पर थ्योरी सब्जेक्ट है. बट आई विल शो यू सीक्रेट. सीक्रेट ये है, द सीक्रेट टू लॉ इज एक्चुअली हिडन इन योर डेली रूटीन. बोलते हैं ना, सीक्रेट टू सक्सेस इज हिडन इन योर डेली रूटीन. डिपेंड करता है, आप अगर सोचो कि एक दिन पहले आई एम गोइंग टू क्रिएट सम मैजिक, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. लॉ इज अ कंसिस्टेंट जर्नी. लॉ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट यू पुट इन एफर्ट्स डेली. छोटे छोटे एफर्ट्स देने हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पर डेली एफर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू थिंक कि हाँ लास्ट मोमेंट पे हम ये कर लेंगे, ये अरे यार ये तो याद ही तो करना है, ये याद कर लेंगे, ये याद कर लेंगे, ये याद कर, कुछ याद नहीं होगा और उसके बाद इतना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना, बोलोगे मैम क्या करें हम. So it is very important that you start very smoothly and हर दिन कुछ टाइम आप ज़रूर डिवोट करो. Now how are we going to study? What is it all about, मैम? तो अगर हम CMA इंटर लॉ की हमारी बात करें, so I can say that it is divided, my dear, into 4 parts. हमारा क्या है, जो पेपर है आइडियली ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सबसे पहले हमारे आते हैं कमर्शियल लॉज, उसके बाद आते हैं हमारे इंडस्ट्रियल लॉज, उसके बाद आते हैं हमारे कॉरपोरेट लॉज, और उसके बाद लास्ट पार्ट आता है हमारा एथिक्स. राइट, वी हैव कमर्शियल लॉज, वी हैव इंडस्ट्रियल लॉज, we have corporate laws. corporate law में बेसिकली आपको सिर्फ एक ही एक्ट पढ़नी है. and we have ethics. अगर अब मैं बात करूं कि भाई वेटेज कितनी है, मैम क्या चीज़ कितना पूछा जाता है, दिस इज 30%. देखो, आपका जो कमर्शियल लॉज है वो है 30%, आपका जो इंडस्ट्रियल लॉज है वो है 25%. मतलब 100 मार्क्स के पेपर को इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं. ये है हमारा 35% और ये है हमारा 10%. क्वेश्चंस आपसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछे जाते हैं. सो योर पेपर इज डिजाइन्ड विद अ मिक्स ऑफ बोथ. ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स यू नो. सब्जेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सम क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी एंड सम वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस. इंडस्ट्रियल लॉज में इन टोटल यू हैव 8 एक्ट्स. छोटी छोटी एक्ट्स हैं, वेजेस, फैक्ट्रीज, जो बेसिकली इंडस्ट्री से जुड़े हुए लॉज होते हैं, लेबर से जुड़े हुए लॉज होते हैं, वो यहाँ पे आपको 8 एक्ट पढ़नी है. नॉट वेरी बिग, स्मॉल स्मॉल एक्ट, जिसमें आपसे 25% और स्ट्रेट अवे इफ आई से 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. राइट, कॉर्पोरेट लॉ में सिर्फ और सिर्फ आपको कंपनीज एक्ट पढ़ना है. नो, कंपनीज एक्ट 2013 इटसेल्फ इज अ वेरी ह्यूज एक्ट, 470 सेक्शंस, बड़े सारे सेक्शंस हैं. इसमें हमें सेक्शन नंबर 1 to 122 तक पढ़ना है. प्लस वी ऑल्सो हैव टू रीड अबाउट डायरेक्टर्स. Ethics is same, or you can say 60% it is same as foundation. अब आते हैं कमर्शियल लॉज पे. कमर्शियल लॉज में आपको जो पढ़नी है एक्ट्स, वो है पार्टनरशिप, वो है LLP, और 3 और एक्ट्स जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट. मतलब मैम ये 3 एक्ट आप पहले पढ़ चुके हो. नाउ आई कैन नॉट से कि एग्जैक्टली ये सेम चीज आपने पहले पढ़ी है. एक एक करके मैं डिस्कशन करती हूँ. LLP और पार्टनरशिप तो आपको पता ही है, ऑफ कोर्स दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने
स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं पढ़े थे एट द फाउंडेशन लेवल, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, मतलब द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, प्लेज, ये सारी चीज़ें एडवांस्ड लेवल पे, मतलब यहाँ पे इंटर लेवल पे आपको पढ़नी है। बट नाउ व्हेन यू लुक एट माय कोर्स, मैंने शायद 50 घंटे शायद थोड़ा मैंने ज़्यादा बोल दिया, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स, बट आई हैव डिवोटेड सच ह्यूज नंबर ऑफ आवर्स ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। माय डियर, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है भाई कि फाउंडेशन में हमने क्या पढ़ा था, क्यों पढ़ा था, क्या आता है, क्या नहीं आता है, क्या कंसेप्ट है, दे डोंट नो एनीथिंग। और फिर सवालों के वो क्वेश्चंस शुरू होते हैं कि मैम ये ऐसे क्यों हो रहा है, मैम ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ऑल्दो इंस्टीट्यूट ने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इतनी चीज फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा दी, आपके सिलेबस में इतनी प्लस इतनी और डाल दी इंटर लेवल पे। अब प्रॉब्लम क्या होती है, द इंस्टीट्यूट इज एक्सपेक्टिंग कि भाई जो फाउंडेशन पे पढ़ लिया वो तो पढ़ ही लिया ना, उसकी नॉलेज हटा के थोड़ी ना इंटर की नॉलेज गेन करनी है, उसकी नॉलेज के साथ इंटर में और नॉलेज गेन करनी है। यू गेट माई पॉइंट? तो इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस उस फाउंडेशन वाले पार्ट में से भी पूछ लेती। अब बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि हमें तो कुछ याद ही नहीं है, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ जाता है। पर मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट्स से कि भाई आपका कोर्स इतना का ना इतना हो जाएगा, तो आप डिसाइड कीजिए हाउ मच यू नो। एक बार क्विक रिव्यू करना है तो रिव्यू कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम है, सिर्फ वो वीडियो देखो आगे पीछे करके। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इतने सारे वीडियोस तभी देखो जब आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है और आप लर्निंग गेन करना चाहते हो बहुत अच्छे तरीके से, देन यू कैन ईजिली वॉच ऑल द वीडियोज, क्योंकि बनाए तो है ना मैंने आपके लिए, तो देखो, अच्छी बात है देखो। पर इस बात को ध्यान में रख के देखना कि मैंने बनाए हैं, बट इट इज नॉट फॉर एवरी स्टूडेंट। वो स्टूडेंट जिन्होंने ये बहुत अच्छे से पढ़ाई की एंड दे हैव एडिक्वेट नॉलेज, भाई आप उतने वीडियोस छोड़ के उसके बाद से शुरू करो। ऑफ कोर्स यू विल हैव टू चेक, मैं वीडियो नंबर आपको नहीं बता सकते, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हाँ यहाँ से स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहे हैं, आपको समझ में सब चीज़ अच्छे से आ जाएगी, तो भाई वहाँ से पढ़ो, ठीक है। वैसे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में भी एडवांस्ड लेवल की पढ़ाई आपको करनी है। बहुत बेसिक्स की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं, चेक क्या होता है, ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स आप स्किप भी कर सकते हो बेस्ड ऑन योर नॉलेज। Sale of Goods Act, it is the same, so you may skip it if you know it, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे कमर्शियल लॉज की। तो कमर्शियल लॉज में आप कम एफर्ट के साथ ये 30% सिक्योर कर सकते हो अगर आपके प्रीवियस लेवल की नॉलेज बहुत हाई है तो, और अगर नहीं है तो आपका ये डिसीजन होगा, बिकॉज आई डू नॉट नो योर एग्जैक्ट नॉलेज, राइट। ऑफ कोर्स यू कैन डिस्कस विद मी, बट आई डू नॉट नो योर एग्जैक्ट नॉलेज। तो मैं तो सब चीज़ पढ़ाऊंगी, पर मुझे पता है कि सब चीज़ को पढ़ने में ना ये कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट के एंड से भी थोड़ी सी वो है, बिकॉज देयर इज नॉट वेरी एग्जैक्ट क्लैरिटी। अरे भाई इतना आप वहाँ पढ़ा रहे हो तो इसके आगे का यहाँ पढ़ा लो ना, बच्चे पे थोड़ा सा बर्डन कम कर दो, इतना सारा कोर्स में आपने वैसे ही डाल रखा है। पर ठीक है, नेक्स्ट जब हमारा कोर्स चेंज होगा तो चीज़ें भी चेंज होंगी ही होंगी। इंडस्ट्रियल लॉज इज सिंप्लीफाइड, सॉर्टेड, 8 एक्ट, स्मॉल एक्ट सब पढ़नी है और छोटे छोटे में मैंने पढ़ाई हुई है। अब आते हैं एथिक्स। एथिक्स इज ऑल्सो वेरी 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 स्मॉल एंड हाईली स्कोरिंग। सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एथिक्स में से। एथिक्स में से आपके यूजुअली डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से मैं बोलूँगी कि मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। ये इंडस्ट्रियल लॉ से यूजुअली डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ से यूजुअली केस स्टडी आती है। मतलब यहाँ पे कंसेप्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब सिर्फ 35% का है कॉर्पोरेट लॉ, सिर्फ 35% का है कॉर्पोरेट लॉज, और इतना सारा पढ़ना है, इतना सारा पढ़ना। हमारे सीए इंटर लॉ में भी कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, जो सीए इंटर का लॉ का पेपर होता है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, उसमें कॉर्पोरेट लॉ आपको पता है कितने नंबर का आता है? 60 नंबर का आता है, 60 नंबर का आता है। ऑलमोस्ट द सेम कवरेज, थोड़ा सा इससे ज़्यादा है पर उसमें डायरेक्टर्स नहीं है। 60 नंबर का आता है।
तो बच्चे को उतना पढ़ के ना थोड़ा सेटिस्फैक्शन फील भी होता है, कंटेंट फील्स कि हाँ इतना मैंने पढ़ा है तो इतने नंबर भी मेरे सिक्योर होंगे, पर आपको पढ़ना उतना ही है, नंबर उतने नहीं है। बट दैट डजंट मीन कि इसको मैं एक सेक्शन में 4 पॉइंट खा जाऊं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने सब सेक्शंस आपको दे दिए हैं, बोल दिया है कि इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, मतलब इतना पढ़ना है। अब बुक में 4 पॉइंट कम दिए हो तो भी वो 4 पॉइंट से सवाल कर सकते हैं आपसे, तो पढ़ना है तो मतलब पढ़ना है। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा आपका लंबा चलेगा, थोड़ा सा आपका ज़्यादा पोर्शन होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स डेडिकेट करने पड़ेंगे, बिकॉज दिस इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कंसेप्ट और इससे केस स्टडीज पूछी जाती हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन दिस जर्नी, आप वीडियोस करते जाइए, आफ्टर एवरी वीडियो और थ्रू आउट द वीडियो हाईलाइट, ईदर यूज अ हाइलाइटर या फिर एक कॉपी बना लो आप, ठीक है। हाईलाइट करना इज अ बेटर ऑप्शन, मुझे लगता है आपके लेवल पे हाईलाइट करना इज अ बेटर ऑप्शन। सो हाइलाइटर तो एकदम डे 1 ले लो। आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, ये एक आपका टॉपिक है, इसमें आपको लगा यहाँ पे लिखा है विद इन 30 डेज, मतलब कोई काम करना है हमें 30 डेज के अंदर अंदर, तो ये जो विद इन 30 डेज है, ये टाइम लिमिट है, इसको आप हाईलाइट कर दो, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपने सिर्फ यहाँ पे पढ़ा, कोई सेक्शन है सेक्शन 31 और उसमें आपने देखा अच्छा सेक्शन 31 में 30 दिन का समय होता है, तो इट विल क्विकली स्ट्राइक योर माइंड, ठीक है। और ये एफर्ट्स छोटे छोटे आप एग्जाम के समय में नहीं कर सकते, आपको अभी से करना पड़ेगा, जब आपकी लर्निंग, जब आपकी ये प्रोसेस शुरू हुआ है तो, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज हाईलाइट, ठीक है, हाईलाइट एवरी इंपॉर्टेंट थिंग। और कभी मैंने आपको कोई छोटा सा एग्जाम्पल बताया या कभी मैंने आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताया, तो आप एक कॉपी बना लीजिए और वहाँ पे आप चैप्टर वाइज वो चीज़ें नोट कर सकते हो, ताकि जब आपको बाद में उस चैप्टर को रिवाइज करो तो आपने कॉपी भी खोल ली तो आपका उससे भी रिव्यू हो गया। ओके, नाउ सेकेंड थिंग कम्स, भाई हमने ये करते गए, हम वीडियो के टाइम हमने वीडियो पूरा देख लिया, उसके बाद क्या, जिस दिन जो वीडियो देखोगे विद इन 24 आवर्स, जो भी वीडियो आपने देखा उसमें जो भी आपने पढ़ा 24 घंटे के अंदर अंदर उसको रिवाइज करना है। ट्रस्ट मी, दिस रिविजन विल नॉट टेक मोर देन 10 to 15 मिनट्स, पर आपके 10 से 15 घंटे, क्या मैं बोलूं, आपके 20 से 25 घंटे सेव हो सकते हैं इससे, अगर आपने ये कांस्टेंट रिविजन किया तो। सो जिस दिन जो वीडियो देखना है 10 से 15 मिनट उसको रिवाइज करना ही करना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स, चैप्टर आप एंड जब करेंगे, वंस यू एंड द चैप्टर यू हैव टू प्रैक्टिस। भाई क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी होते हैं, क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो हमारी राइटिंग इम्प्रूव होती है, राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, और हमें पता होता है कि एग्जामिनेशन के लिए हम तैयार हैं या नहीं हैं। तो इंस्टीट्यूट क्या करती है, बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह रिलीज़ किए हैं, पर वो सब हमें कब करने हैं, जब हमारा पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। चैप्टर के ख़त्म होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट आपको एम्पल ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे केस स्टडी पूछी जाती है, तो हर तरीके से हमें आपको डिज़ाइन करके देना पड़ेगा। एथिक्स में और इन सब में आपको, इसमें भी आपको मिलेगा, बट यूजुअली डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। तो इन सारी एक्ट में आप क्या करोगे, जो आपका इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है उसमें चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करना है, बाय राइटिंग, ओरली नहीं कि हाँ ये तो पता है मुझे, ये तो ऐसे हो जाएगा, वो तो वैसे हो जाएगा, ये ऐसे, वो ऐसे नहीं करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो सबको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को यू हैव टू सॉल्व बाय, चैप्टर एक एंड हुआ, मेक श्योर आपकी जो कॉपी बनी हुई है उस चैप्टर में आपने 10 क्वेश्चन अगर दिए तो 10 के 10 सॉल्व हो, एकदम वैसे सॉल्व हो जैसे अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो आप किस तरीके से, किस बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ यू विल सॉल्व इट, वैसे सॉल्व होने, ठीक है। सो इफ यू कंटिन्यू टू रिवाइज, इफ यू कंटिन्यू टू हाईलाइट, इफ यू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, और जब आप सारे वीडियोस देख के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे, देन यू विल बी रेडी,
और आप फाइनल रिविजन करेंगे of course the full course, and then you attempt those mock test papers जो इंस्टीट्यूट 5-6 कितने सारे रिलीज कर देती है। इस बार के पिछले बार के सब मिला के कर लो यार, तो 10 पेपर कर लिए, बहुत हो गया, अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, राइट। एंड यू विल हैव ऑल दैट आइडिया ऑल्सो कि हमें एग्जामिनेशन में कैसे अपीयर होना है, ओके। और इस जर्नी में फिर हमें साथ में बहुत कुछ अचीव करना है, तो ये तो होगा ही होगा। सो आई होप वी हैव गॉट एन आइडिया एंड ओवरव्यू कि हमारे CMA इंटर के लॉ के सिलेबस में क्या चीज़ें हैं, हमें किस तरीके से अप्रोच रखना है, एंड हाउ वी हैव टू, राइट। हेलो ऑल ऑफ यू, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। और सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर कंपनीज एक्ट 2013 का, जो कि है प्रिलिमिनरी। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हमारा जो पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट है वो 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, और हर चैप्टर में क्या है, कुछ सेक्शंस है। सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले चैप्टर की, दैट इज चैप्टर प्रिलिमिनरीज में सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 यूजुअली ऑफ एनी एक्ट इज डेफिनेशंस। यूजुअली, ऐसा नहीं है कि हर एक्ट का सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस ही होगा, कुछ एक्ट्स में अलग भी होता है। सेक्शन 1 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 1 tells us about the basics. Section 1 tells us about the basics, that is applicability and extent, short title applicability commencement. That is what is given in section number 1. क्या हम इस एक्ट को बुलाएंगे, कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होगी या लागू होगी, राइट, एंड कब से ये एप्लीकेबल होगी, ठीक है। सो दीज आर फ्यू डिटेल्स विच आर गिवन इन सेक्शन नंबर 1 ऑफ द एक्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 1 अलॉन्ग विद द डेफिनेशन पार्ट सेक्शन नंबर 2। नाउ एज रिगार्ड्स द डेफिनेशंस, अभी तो आपको बहुत सारी डेफिनेशन पढ़नी है। अभी देखो, इसी में आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि अरे मैम चलती जा रही है, इतनी डेफिनेशन पार्ट इज वेरी बोरिंग, ऐसा हमारा दिमाग में मिसकंसेप्शन था। अब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो पर फिर भी बहुत सारी डेफिनेशंस अभी भी यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं की हैं, उसका एक रीजन है। I've written over here some important definitions की सेक्शन समरी है, दैट इज सेक्शन वाइज आप देख सकते हो कि कौन से सेक्शन में कौन सी डेफिनेशन फॉल करती है। Reason for not including all the definitions in this chapter is because हम सारी डेफिनेशंस याद कर लें, मान लीजिए समझ भी ले, याद भी कर ले, उसके बाद जब उस डेफिनेशन की एक्चुअल में ज़रूरत होगी ना, तब आप उसको भूल चुके होगे। जैसे अगर मैं बात करूँ शेयर कैपिटल की, शेयर कैपिटल बड़े सारे तरीके के होते हैं, ऑथराइज्ड होता है, नॉमिनल, वो क्या कहते हैं, पेड अप कैपिटल होता है, सब्सक्राइब्ड होता है, इशूड होता है, पढ़ा भी होगा। इतने सारे तरीके के कैपिटल होते हैं। अगर मैं अभी आपको सारी डेफिनेशंस पढ़ा दूँ तो ठीक है, आपको सब समझ में आएगा, पर जब एक्चुअल में मैं शेयर कैपिटल आपको पढ़ाऊंगी और उस चैप्टर तक पहुंचूंगी तो शायद आप वो चीज़ें याद ना कर पाओ या रिलेट ना कर पाओ, ठीक है। तो बहुत सारी डेफिनेशंस ऐसी हैं जो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, और हम जैसे जैसे हमारा रिक्वायरमेंट होगा जिस चैप्टर में, उस समय में आपको पढ़ाती जाऊंगी, ठीक है। बट सम बेसिक डेफिनेशंस एंड सम वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वी आर गोइंग टू रीड सेपरेटली इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ओनली, ठीक है। चलो, सबसे पहला सवाल, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए कि कंपनी क्या होती है। कंपनी का मीनिंग की अगर हम बात करें, इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस रजिस्टर्ड विद ROC टू अचीव सम कॉमन ऑब्जेक्टिव। दिस इज ऑलरेडी डन। सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी डिफाइंड है। सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी डिफाइंड है। इट मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस लॉज रिलेटिंग टू कंपनी। मतलब कोई कंपनी अगर कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है तो हम उसे कंपनी मानेंगे, अगर वो किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है तो भी हम उसे कंपनी मानेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, फॉर दिस पर्टिकुलर एक्ट। देखो, कंपनी बड़ा कॉमन सा टर्म है, अरे यार उसने एक कंपनी खोली है,
हम कॉमन लाइफ में ऐसे ही किसी भी चीज़ को कंपनी बोल देते हैं, अरे यार उसने कंपनी बोली, बड़ी छोटी सी कंपनी, नहीं नहीं मेरा काम, मेरी तो छोटी सी कंपनी है, मैं तो छोटा सा काम करता हूँ, उसकी तो बड़ी कंपनी है। तो ऐसे टाइप के जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं कॉमनली, दैट कंपनी मे ऑल्सो मीन अ पार्टनरशिप फर्म, पर वो बोल रहा है कंपनी, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं होती है कि कंपनी एग्जैक्टली क्या है। तो कंपनी इज समथिंग विच इज रजिस्टर्ड। अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस को फॉलो करके रजिस्टर होते हो, कंपनी बनाते हो, तभी वो कंपनी कहलाएगी। हाँ, बहुत सारी कंपनीज हैं, हमारी पुरानी पुरानी कंपनीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत पहले बनी थी, ठीक है। तो या मान लीजिए देयर इज एनी कंपनी एबीसी लिमिटेड जो बनी है 1912 में, सॉरी 1912 में, तो क्या वो कंपनी कंपनी नहीं है? तब तो कंपनीज एक्ट 2013 था ही नहीं ना। कंपनीज एक्ट 2013 कब आया है? कंपनीज एक्ट 2013 आपका आया है 29 अगस्त 2013 को प्रेसिडेंट की एसेंट मिली है, और 30 अगस्त को एक्चुअली सेक्शन 1 नोटिफाई हुआ है। तो सेक्शन 1 जब नोटिफाई होगा तभी हम आगे चीज़ों की बात कर सकते हैं ना। तो कंपनीज एक्ट, उसके बाद 12 सितंबर को काफ़ी सारे सेक्शंस नोटिफाई हुए, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आया है ना। तो कंपनीज एक्ट 2013 जब आया, उसके बाद उसके अंदर कंपनीज बन सकती है, उसके पहले तो कंपनी किसी और लॉ के अंदर बनती थी ना। डू यू गेट माई पॉइंट? डू यू गेट माई पॉइंट? तो जो हमारा प्रीवियस लॉ था उसके अंदर भी अगर कोई कंपनी बनी है, उसको भी हम कंपनी ही मानेंगे, ठीक है। डजंट मैटर वेदर इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस कंपनी लॉ, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज प्रीवियस कंपनी लॉ। सबसे पहले क्विक रिकॉल, Companies Act 2013 has total 470 sections, 7 schedules, divided into 29 chapters, and a substantial part of this act is in rules. ये एक्ट आई थी कंपनी से जुड़े हुए लॉ को बनाने के लिए, लॉ को अमेंड करने के लिए, और इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिली 29 अगस्त को। सेक्शन 1 वाज नोटिफाइड ऑन 30 अगस्त, ठीक है। ये एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होती है? ये एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होती है? सी, व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट एनी रूल, एनी कोई भी कानून की हम बात करते हैं तो उसका एक स्कोप होता है। अगर आपके घर में कोई रूल बना है और आपने बोला कि इस घर में जितने भी बच्चे रहते हैं दे हैव टू बी बैक होम बाय 10 PM, सबको घर वापस आ जाना है रात में 10 बजे तक, और आपके पड़ोसी का कोई बच्चा है, नेबर का कोई बच्चा है, और वो रात में 12 बजे आ रहा है, तो क्या आप उसको पनिश कर सकते हो? आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? आजकल खुद के बच्चे कंट्रोल नहीं होते, दूसरे के बच्चे को हम क्या कंट्रोल करेंगे, राइट। आप उसको थोड़ा सा सरकाज़म दे सकते हो, थोड़ा सा टॉन्ट कर सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हो, बट यू कैन नॉट कंट्रोल द चाइल्ड। वाई? बिकॉज वो आपके परव्यू के, आपके दायरे के बाहर की बात है। वैसे ही हमारे कानून का भी एक दायरा है, ठीक है। आप किस पे वो लॉ लगा सकते हो, ये आपको सोचना है। तो गवर्नमेंट सोचती है, जो भी लॉ बनाने की जिसके पास पावर होते हैं वो सोचते हैं कि दिस लॉ शुड बी मेड एप्लीकेबल पूरे इंडिया को। पहले जब ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं पास हुई थी तो उसके पहले क्या होता था, वी हैड टू आस्क जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ के कि क्या डिस्कशन होता था दैट वेदर अ लॉ कैन बी मेड एप्लीकेबल विदाउट वो परमिशन के, क्योंकि उनको एक स्पेशल स्टेटस कन्फर किया गया था, ठीक है। तो पहले लॉज के बारे में कुछ चीज़ें डिफरेंट होती थी। नाउ द एक्ट्स आर एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया। तो कंपनीज एक्ट 2013 भी जो हमारी है पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होती है, क्योंकि इंडिया के बाहर क्या हो रहा है इसको कंट्रोल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी गवर्नमेंट कैन कंट्रोल व्हाट इज हैपनिंग विद इन इंडिया एंड हाउ इंडियंस शुड बिहेव, और उनका कैसा कंडक्ट होना चाहिए। इंडिया के बाहर क्या हो रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पर हाँ, इंडिया के बाहर का अगर कोई इन्फ्लुएंस इंडिया में आएगा तो हम देखेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। फॉर दैट यू हैव अ सेपरेट कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज अ फॉरेन कंपनी विद रिगार्ड टू द कंपनीज एक्ट, ठीक है। फिलहाल के लिए ये एक्ट हमारी क्या होती है, इट एक्सटेंड्स टू whole of India. Secondly, the provisions of this act shall apply to companies incorporated under this act or under previous company law.
अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। सवाल ये उठता है मैम कि व्हाट डू वी मीन बाय प्रीवियस कंपनी लॉ। ये देखो सेक्शन 2 क्लॉज 67 में डिफाइंड है प्रीवियस कंपनी लॉ। इसके पहले कानून जितने भी बने, जितनी भी एक्ट बनी कंपनी से जुड़ी हुई, वी हैव डिफरेंट हमारे पास बड़े सारे तरीके होते हैं बिजनेस करने के। हम अकेले भी बिजनेस कर सकते हैं, हम किसी के साथ पार्टनर बन के भी बिजनेस कर सकते हैं, और हम एक कॉर्पोरेट की तरह भी बिजनेस कर सकते हैं। तो जब हम एक कंपनी बना के बिजनेस करते थे तो हमको कुछ नियम मानने पड़ते थे। अगर हम इसमें फॉलो करते हैं तो इसके नियम, फिर आई ये सबसे पहले क्या बनी हमारी कंपनीज एक्ट 1866, 1882, 1913। उसके बाद हमारा एक ऑर्डिनेंस था, ऑर्डिनेंस इज अ टेम्पररी लॉ, अभी मैं आपको वो भी बताऊंगी ऑर्डिनेंस क्या होता है। कंपनीज एक्ट 1956। फिर ये एक कम ज्यूरिसडिक्शन की एक्ट थी, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 1961। मैं इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करती। दिस वॉज द लास्ट सेंट्रल एक्ट दैट वी हैड, कंपनीज एक्ट 1956। पर इसके पहले भी हमारे और लॉज भी थे, 1913, 1882, 1866। तो ये सारे हमारे प्रीवियस कंपनी लॉ थे। मतलब कोई भी अगर कंपनी मान लीजिए 1956 के अंदर बनी है, इट इज़ अ कंपनी, ठीक है। और कंपनीज एक्ट 2013 उस कंपनी पे भी अप्लाई होगा। कंपनीज एक्ट 2013 उस कंपनी पे भी अप्लाई होगा। से फॉर एग्जांपल हमारे कोई भी कोर्स होते हैं, किसी भी तरीके का कोर्स है, हम बड़े सारे प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं। कभी हम किसी प्रोफेशनल कोर्स को कोई नाम दे देते हैं, कभी कोई नाम दे देते हैं। मान लीजिए कभी उसको हमने कहा कि फाइनल है, कभी हमने उसको कह दिया कि प्रोफेशनल है, कुछ भी हम नाम दे दे। जो भी प्रोफेशनल बन चुका है, जो भी पास आउट है, उसके बाद अगर कोर्स का करिकुलम चेंज भी हो जाए तो क्या उस पास आउट को आप बोलोगे नहीं तुमको तो फिर से इस कोर्स में पास करना पड़ेगा और तब तुम वापस से कोई भी, से फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट सीए, वी आर टॉकिंग अबाउट सीएस, वी आर टॉकिंग अबाउट सीएमए, हम किसी की भी बात करें, मान लीजिए आप बन गए, आप सीए बन गए, आप सीएमए बन गए, और उसके बाद क्या हुआ, आपका करिकुलम पूरा चेंज हो गया, तो हम आपको दोबारा तो नहीं बोलेंगे ना कि आप फिर से एनरोल कराओ। हम बोलेंगे नहीं, करिकुलम भले ही चेंज हो जाए, नाउ इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द करंट सीएस, करंट सीएमएस वी हैव, राइट। वैसे कंपनीज एक्ट की भी हम बात कर रहे हैं कि कंपनी बन गई, एक लॉ था उसके अंडर कंपनी बन गई, अब ये लॉ बदल गया, तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि अब तुम कंपनी नहीं रही, अब तुमको फिर से इस लॉ के अंदर क्या करना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, नहीं। दिस लॉ विल बी एप्लीकेबल टू यू ऑल्सो, सो यू विल वेरी वेल बी अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ कंपनी even if you are registered in any previous company law, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 हर कंपनी पे अप्लाई होगी, भले ही वो कंपनी इस एक्ट के तहत बनी हो या फिर पुरानी एक्ट के तहत बनी हो, ठीक है। पुरानी एक्ट हमारी कौन सी है, मैंने आपको छोटा सा दिखा दिया, सेक्शन 2 क्लॉज 67 में। उसके बाद ये 3 स्पेशल तरीके की कंपनीज, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। अकाउंट्स में आप इसके फॉर्मेट पढ़ते हो, द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिफरेंट फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी। एक बैंकिंग कंपनी के फाइनेंशियल्स बड़े अलग तरीके से बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अलग तरीके से बनते हैं। इंश्योरेंस कंपनी को हमारी इंश्योरेंस एक्ट और इरडा, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। बैंकिंग कंपनीज को हमारी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्लस आरबीआई, बड़े सारे प्रोविजंस हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को हमारी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ये हमारी स्पेसिफिक एक्ट हैं। बैंकिंग कंपनी के लिए क्या होता है, आप एक कंपनी बनाते हो, कंपनीज एक्ट 2013 में ही आप कंपनी बना रहे हो, उसके बाद यू नीड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस, ठीक है। तो आरबीआई आपको लाइसेंस कन्फर करता है टू वर्क एज अ बैंकिंग कंपनी। जब आपने वो लाइसेंस लिया तो आपके ऊपर कंपनीज एक्ट तो लग ही रहा था क्योंकि आप एक कंपनी थे। आपने लाइसेंस लिया तो आपके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी लग गया, आपके ऊपर आरबीआई भी आपको कंट्रोल करने लगा। अब मान लीजिए कंपनीज एक्ट बोलती है कि मेरे अंडर जितनी भी कंपनी बनी है, हर कंपनी को 5 डायरेक्टर रखने होंगे। ये एक फिक्टिशियस एग्जाम्पल है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है,
ठीक है. So this is just an example to make you understand. Say for example, कंपनीज एक्ट में बोला गया कि मेरे अंदर जितनी भी कंपनीज बनी है सबको 5 डायरेक्टर रखने होंगे, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने कहा कि हर बैंक को कम से कम 10 डायरेक्टर रखने होंगे. अब आप बताओ, आप कंपनीज एक्ट की मानोगे या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की मानोगे? हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की मानेंगे. क्यों? क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सिर्फ बैंक्स के लिए है, और कंपनी तो हर तरीके की कंपनीज के लिए है. कंपनीज एक्ट क्या है? हर तरीके की कंपनीज के लिए है. तो कंपनीज एक्ट इज अ जनरल एक्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज, whereas वी हैव सम स्पेशल टाइप्स ऑफ कंपनीज जिसमें चीजें बहुत अलग होती हैं, एंड दे हैव टू बी सेक्टर स्पेसिफिक. इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस सेक्टर के हिसाब से चलेंगे, और इंश्योरेंस सेक्टर के अपने लॉज हो सकते हैं. तो कभी भी अगर कंपनी लॉ और इंश्योरेंस लॉ में कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा, जब तक ये दोनों एक ही बात बोल रहे हैं तब तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें कहाँ जाना है हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, राइट. जब ये दोनों अलग अलग बात बोलते हैं तब प्रॉब्लम होती है. देखो, जब तक अगर हम बात करें, यूजुअली ऐसा जोक किया जाता है कि जो हस्बैंड होता है वो वाइफ और अपनी मदर के बीच में बहुत ज़्यादा फंस जाता है, राइट. तो जब तक माँ और बीवी एक ही बात बोल रही है तब तक तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. जब माँ और बीवी अलग अलग बात बोलने लगेगी तब प्रॉब्लम आएगी कि किसकी सुनूं, है ना. बट यहाँ पे वहाँ पे कोई क्लियर कट आंसर नहीं होता है कि किसकी सुनो. यहाँ पे क्लियर कट आंसर है कि आपको स्पेसिफिक लॉ की सुननी है, ठीक है. तो आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फॉलो करना है, इंश्योरेंस एक्ट को फॉलो करना है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को फॉलो करना है, ठीक है. सो कंपनीज एक्ट, दैट इज द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, एक्सेप्ट where the provisions of said act are inconsistent with the provisions of respective laws. तो जब तक दोनों एक ही बात कह रहे हैं तब तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. जब दोनों अलग अलग बात कहेंगे तो आपको क्या करना है? उनकी बात माननी है, जो स्पेसिफिक लॉ है उसकी. अब आप कोई सवाल ये पूछ सकते हैं, मैम मान लीजिए आप डायरेक्टर की बात कर रही हैं, कंपनीज एक्ट में लिखा है कि 5 डायरेक्टर होने चाहिए, पर इंश्योरेंस एक्ट में कुछ लिखा ही नहीं है, तो 5 ही रहेंगे. कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं लिखा है ना, इनकंसिस्टेंसी नहीं है ना, वो एक्ट कुछ कह ही नहीं रही है, तो आप इसको मानिए ना. यू गेट माई पॉइंट. एंड एनी अदर कंपनी विच इज गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, वी डोंट हैव एनी सच कंपनी एंड सच बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हो. सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है, NHAI नोटिफाई कर दिया कि इस पे कंपनीज एक्ट अप्लाई होगी, तो इस पे कंपनीज एक्ट अप्लाई हो जाएगी, भले ही वो कंपनी नहीं है. इट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर नोटिफाई कर दिया कि इस बॉडी कॉर्पोरेट को आपको क्या करना है, इस पे कंपनीज एक्ट अप्लाई होगी, तो फिर कंपनीज एक्ट अप्लाई हो जाएगी. गवर्नमेंट ये जरूर बोल सकती है इस पे कंपनीज एक्ट इतनी अप्लाई होगी तो उतनी हो जाएगी. तो यहाँ पे गवर्नमेंट को एक पावर दी हुई है, ठीक है, कि कंपनीज एक्ट कैन बी मेड एप्लीकेबल इवन ऑन नॉन कंपनी. कोई बॉडी कॉर्पोरेट पे भी आप एप्लीकेबल करा सकते हो बाय नोटिफिकेशन, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी. चलो, एक छोटा सा सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, ऑल्दो दिस इज देयर इन आवर सेट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आई हैव कंपाइल्ड फॉर यू. हर चैप्टर के एंड में हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर के एंड में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ऑल्दो आपको क्वेश्चन आंसर सब मटेरियल में ही मिल जाएगा. तो वो क्या होता है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, हमारे मटेरियल के, इंस्टीट्यूट के, इधर उधर के क्वेश्चंस हैं, तो उसको मैंने कंपाइल किया हुआ है, उसके आंसर्स थोड़े से डिज़ाइन किए हुए हैं और उसका एक सेट बनाया हुआ है, ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस मुझसे इस चैप्टर में पूछे जा सकते हैं. सो वी विल डिस्कस ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है. बट फिलहाल के लिए थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए, मान लीजिए देयर इज अ कंपनी ABC लिमिटेड एंड इट वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 1912 अंडर कंपनीज एक्ट 1882, ठीक है. विल कंपनीज एक्ट बी एप्लीकेबल, विल कंपनीज एक्ट 2013 बी एप्लीकेबल ऑन ABC लिमिटेड? ऑफ कोर्स.
यहाँ पे बोला तो गया कि कंपनीज एक्ट 2013 उस कंपनी पे भी लगेगी जो इस एक्ट में बनी है और उस कंपनी पे भी लगेगी जो किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी है, जैसे कि ये। चलो, now we will read about the different types of companies. On the basis of incorporation, कंपनीज को हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। हमारी रजिस्टर्ड कंपनी होती है विच इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 20, जो मैंने आपको बता दिया। हमारी चार्टर्ड कंपनी विच इज़ गवर्नड बाय सम स्पेशल और पर्टिकुलर चार्टर, और हमारी स्टैट्यूटरी कंपनी। चार्टर कंपनी जैसे हमारी कोई भी विच इज़ से फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी, हमारा बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये सारे क्या आ जाते हैं, हमारे चार्टर्ड कंपनी में आ जाते हैं। फिर हम बात करें अगर स्टैट्यूटरी कंपनी की, तो स्टैट्यूटरी कंपनी बाय एनी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जैसे मैं बोलती हूँ LIC हो गई, या आपके क्या होते हैं जो बॉडी कॉर्पोरेट्स होते हैं विच आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, हाउएवर वो बॉडी कॉर्पोरेट्स होते हैं, दे आर काइंड ऑफ स्टैट्यूटरी कंपनीज। ठीक है, वो उनका अपना कोई अलग स्टैट्यूट है जो उनको गवर्न करता है। ठीक है, तो उस तरीके की हमारी कंपनीज को बोला जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, company limited by shares, company limited by guarantee, unlimited company, and if it is a company by guarantee it may have share capital, it may not have share capital। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशंस हैं, ऑल्दो मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग ज़रूर समझा चुकी हूँ इसका। द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनीज, फिर भी हम थोड़ी सी बात यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब वो एक ऐसी कंपनी है जिसमें जो भी पैसा लगा रहा है उसकी लायबिलिटी, हम पैसा लगा रहे हैं मतलब हम कहीं ना कहीं कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो हम अगर पैसा लगा रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी, हम कोई भी बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो रिस्क इन्वॉल्व होता है कि नहीं होता है, राइट। मैंने अगर कोई भी बिजनेस शुरू किया तो जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, मैंने अगर कोई भी बिजनेस शुरू किया तो देयर इज़ अ रिस्क कि वो बिजनेस फ्लॉप हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं, मुझे हो सकता है मैं अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट ना कर पाऊँ तो क्रेडिटर्स मुझसे भी रिकवरी कर सकते हैं। पर जब हम एक कंपनी बनाते हैं तो आर लायबिलिटी इज लिमिटेड। हो सकता है बिजनेस को लॉस हो, यहाँ पे भी हो सकता है रिकवरी की भी बातें आए, पर मुझसे पर्सनल ग्राउंड्स पे रिकवरी नहीं की जा सकती है, क्योंकि मेरी जो लायबिलिटी है कंपनी के प्रति या कंपनी के किसी भी स्टेक होल्डर के प्रति वो लिमिटेड है। ऑल्दो डायरेक्टली आई एम नॉट लायबल टू एनी ऑफ द स्टेक होल्डर, बट से फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कंपनी के शेयर्स लिए हैं एट द रेट 10 ईच। ठीक है, 10 रुपये का शेयर है, मैंने कंपनी को पे किया है, या बोल दूँ 100 शेयर्स एट द रेट 10 ईच। ठीक है, तो मतलब टोटल कितने शेयर्स हो गए, 100 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 1000, है ना, ये अमाउंट हो गया हमारा। ठीक है, मैंने कंपनी को पे किया है 100 एट द रेट ऑफ 5 विच इज इक्वल टू 500 पेड टू। ठीक है, मैंने इतना कंपनी को पे किया है, दैट मीन्स माय लायबिलिटी इज इक्वल टू 1000 which I have to pay minus 500 which I've already paid, that is equal to 500। इससे ज़्यादा मुझसे कोई पैसे नहीं मांग सकता। Who am I? I am the shareholder of the company। तो कभी भी कोई भी कंपनी है, वो कंपनी कैसी बनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स, इट इज़ अ लिमिटेड कंपनी बाय शेयर्स। तो उस कंपनी में अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इज़ अ रजिस्टर्ड कंपनी। मतलब ऑब्वियसली वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी, जब हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो कंपनी थ्रू आउट मीन्स द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है,
तो कंपनी एक रजिस्टर्ड कंपनी है जिसकी लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, मार्क माय वर्ड्स, हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, मतलब कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। कहां तक लिमिटेड है? टू द अमाउंट if any unpaid on shares respectively held by them। मान लीजिए द पर्सन हैज पेड फुल अमाउंट, इसने एक बार 500 पे किया या एक साथ इसने पूरा का पूरा ये अमाउंट पे कर दिया, अब इसकी लायबिलिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। तो ही डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी, ठीक है, अब इसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो देखो द लायबिलिटी इफ एनी, हो सकता है हमारा सारा का सारा अमाउंट पेड हो सकता है हमने कुछ अमाउंट अनपे किया, अभी पे नहीं किया हो, तो जो अमाउंट अभी हमने पे नहीं किया है वही हमें फ्यूचर में पे करना है। दिस इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 22। Company limited by guarantee section 2 clause 21, it means a company having the liability of its members। Again कंपनी की लायबिलिटी अभी भी अनलिमिटेड है, ठीक है। कंपनी को अगर 5 करोड़ का भी नुकसान हो जाता है तो कंपनी ये नहीं बोल सकती नहीं मेरी लायबिलिटी तो सिर्फ 5 लाख तक लिमिटेड है, मैं आपको 5 करोड़ का लोन क्यों वापस करूं। तो कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। कहां तक लिमिटेड है? उस अमाउंट तक जो कि उन्होंने वादा किया है कि वो देंगे कंपनी को अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो। अगर कंपनी बंद होने की नौबत आती है तो उन्होंने अंडरटेक किया है, दे हैव गिवन एन अंडरटेकिंग टू द कंपनी दैट आई गारंटी टू पे यू अ सम ऑफ 2 लाख रुपीज, तो आपको 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। आपने गारंटी लिया 50,000 की, आपकी लायबिलिटी 50,000। आपने गारंटी लिया 5 करोड़ की, आपकी लायबिलिटी 5 करोड़ की, ठीक है। अनलिमिटेड कंपनीज, वी हार्डली फाइंड सच कंपनीज। ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है मेंबर्स की। देयर इज एब्सोल्युटली नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी। मतलब अगर इट इज एग्जैक्टली लाइक प्रोप्राइटरशिप फर्म, ठीक है। अगर 5 करोड़ का भी अमाउंट देना है तो 5 करोड़ का आपको देना पड़ेगा। पर देखो होता क्या है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ही इज अ मेंबर, कहाँ आप उड़ते जा रहे हो, ही इज अ मेंबर ऑफ अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। एक अनलिमिटेड कंपनी है, उसके ये मेंबर है, ठीक है। मिस्टर भोलू, मिस्टर भोला कर देते हैं, ही लुक्स इनोसेंट राइट। तो मिस्टर भोला ये जो मेंबर है, ये एक अनलिमिटेड कंपनी के मेंबर है। इनके पास एक खुद का घर है, एक खुद का प्यारा सा घर है जिसकी वैल्यू है 50 लाख, ठीक है। इनके पास एक खुद की लेट्स से फॉर एग्जांपल एक खुद की कार भी है, ठीक है। एंड द कार इज वर्थ ₹5 लाख। आज के डेट में उसकी वैल्यू 5 लाख की है, ये घर है 50 लाख का। मतलब टोटल इनके पास जो एसेट्स हैं वो हैं 55 लाख के, ठीक है। इस कंपनी ने लोन लिया, क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, बहुत सारी लायबिलिटीज हैं, ठीक है, बहुत सारी लायबिलिटीज। द लायबिलिटीज इज इक्वल टू से 5 करोड़ और कंपनी के एसेट्स बड़े कम हैं, ठीक है। अब कंपनी बोलती है क्योंकि ये तो एक अनलिमिटेड कंपनी है ना, मतलब इसके जितने भी मेंबर्स हैं उससे वो जितना मर्जी चाहे उतना पैसा ले सकते हैं, बिकॉज ये अनलिमिटेड कंपनी है। तो कंपनी ने क्या बोला कि इतनी सारी लायबिलिटीज हैं, काम करते हैं हम अपने सब मेंबर्स से क्या करते हैं, हम 5 मेंबर्स हैं तो 5 मेंबर्स से हम क्या करते हैं, 1-1 करोड़ रुपए ले लेते हैं, 1-1 करोड़ रुपए ले लेते हैं, ठीक है। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? कंपनी आई मिस्टर भोला के पास और भोला को भी बोला कि आप 1 करोड़ रुपए कंपनी को दीजिए क्योंकि आप एक ऐसी
कंपनी के मेंबर हैं, जो कि अनलिमिटेड कंपनी है, और अनलिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ा हुआ है कि इट मीन्स अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, कोई भी लिमिट नहीं है लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स पे। तो 1 करोड़ रुपए मिस्टर भोला आपको देने पड़ेंगे। मिस्टर भोला क्या बोलेगा, देखो मैं अपना घर बेच दूंगा तो निकलेगा 50 लाख रुपए, मैं अपनी गाड़ी बेच दूंगा तो निकलेगा 5 लाख रुपए, उसके बाद आप बोलो तो मैं खुद को भी बेच दूं, अपनी किडनी विडनी बेच दूं, फिर भी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 10-20 और इकट्ठा कर पाऊंगा, इससे ज्यादा मेरी मार्केट वैल्यू है नहीं। तो मैं 1 करोड़ रुपए आपको कैसे दे सकती, और क्या लॉ मांग सकती है मुझसे 1 करोड़ रुपए? अगर मेरे पास पैसा इतना ही है, मेरे पास स्टेट इतनी ही है, यू थिंक देयर शुड बी एनी प्रोविजन लाइक दिस? नहीं। तो ऑल्दो इट इज रिटन that the liability of the members of an unlimited company is unlimited, पर फिर भी आप पैसा कितना ले सकते हो, जितनी उनके पास प्रॉपर्टी है उतना ही ले सकते हो, तो फिर भी 55 लाख तक ही पैसा लिया जा सकता है। ठीक है, सो मिस्टर भोला कैन बी मेड लायबल टू कंट्रीब्यूट ओनली 55 lakhs टू द कंपनी। ठीक है, सो देखो व्हाट इज रिटन ओवर हियर। एक और बात देखिए, thus the maximum liability of the members of such a company could extend to their entire personal property to meet the debts and obligations of the company. ठीक है, चलो next we talk about the 3 most important types of company. सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, देखो फोकस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ऐसा यूजुअली कहा जाता है कि ऐसा मुझे खुद नहीं बोलना चाहिए, बट ऐसा यूजुअली बच्चे भी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, सब कहते हैं कि जो नींद आपको एक थ्योरी क्लास में आती है ना, वो नींद की गोली खाने के बाद भी नहीं आती। तो आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। हो सकता है आपको बीच बीच में थोड़ी सी नींद आने लगे, मन करे कि अरे यार अब सो जाओ, तो कुछ करना नहीं है, सोना होना नहीं है, ठीक है, कभी भी सोना नहीं है, और क्लास तो बंद करने की सोचना भी मत, ठीक है। तो आपको करना क्या है, उठो, थोड़ा सा मुंह धोइए, ठीक है, एंड कम बैक एंड गेट टू स्टडी, ठीक है, क्योंकि आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज़। अभी अभी हमें एहसास नहीं होता है, जब एग्ज़ाम का एकदम टाइम आ जाता है ना, तब लगता है कि अरे यार 1 महीना और होता तो हम दुनिया उखाड़ लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। तो 1 महीना ना वो दुनिया उखाड़ने आपको नहीं देगा, ठीक है। तो अभी से राइट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे लिए एक एक मिनट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कंसेप्ट समझने की कोशिश करो ना, थोड़ा और इन डेप्थ जाओ और एनालाइज करो, तो सब चीज़ें एंजॉय करोगे और फिर कभी नींद नहीं आएगी, ठीक है। चलो, on the basis of members, on the basis of membership, we have 3 most important types of companies: public company, private company and one person company. अब देखो, अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे और ध्यान से देख रहे होगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये एरो इधर से भी है और इधर से भी है। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप वी हैव अ पब्लिक कंपनी, वी हैव अ प्राइवेट कंपनी, वी हैव अ 1 पर्सन कंपनी, और ये प्राइवेट कंपनी से भी 1 पर्सन कंपनी की तरफ जा रहा है। इसका क्या राज है, पता करो, पता करते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले हम डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। आई एम श्योर यू ऑलरेडी माइट बी नोइंग व्हाट डू वी मीन बाय प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, बट अब हम इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड अबाउट अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी, देखो, आई होप यू कैन सी दिस पर्टिकुलर चार्ट आपके पास होगा। तो हर सेक्शन को वी विल ट्राई टू शॉर्टन इट, और हम उसको चार्ट के फॉर्म में पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा देर तक रिटेन भी होता है और हमारे लिए क्विक रिविजन के लिए बड़ा काम आता है। इसलिए प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68। अभी भी आप शायद इसमें उलझे हुए हो कि मैम आप सेक्शन 2 बोल रहे हो और क्लॉज 68 क्यों बोल रहे हो। मैं क्लॉज बोल रही हूँ तो आपको क्लॉज ही बोलना है, आप सब सेक्शन नहीं बोल सकते, ठीक है।
तो एक बात तो ये बात तो एकदम ध्यान में रख लो, दिमाग में भर लो। और आज मेरे पास एक मैंने ना इसके लिए प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, सबसेक्शन और क्लॉज में डिफरेंस हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। दैट इज़ नॉट अवेलेबल विद मी, नहीं तो मैं आपको अभी क्लास के बीच में दिखाती, बट कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये ज़रूर एक्सप्लेन करूंगी और शो करूंगी दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सबसेक्शन एंड क्लॉज एंड हाउ डू वी आइडेंटिफाई इट। एज ऑफ नाउ ये क्या है, क्लॉज है, सबसेक्शन नहीं है, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज 68। ऑल्दो हमारे दिमाग में क्या भरा होता है, पहले सेक्शन आता है मैम, फिर सब सेक्शन आता है, फिर क्लॉज आता है, फिर सब क्लॉज आता है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा होता है बट ऐसा भी हो सकता है कि सेक्शन के बाद सीधे क्लॉज आ गया, ठीक है, या सेक्शन के बाद सब सेक्शन आया, क्लॉज आया ही नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या है वो हम बाद में समझेंगे। फिलहाल प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट चीजें क्या होती हैं जिसपे किसी और का हक नहीं होता है। अगर मेरा कोई प्राइवेट मोबाइल है, डेयर यू टच इट, राइट, नहीं छू सकते। कोई भी पब्लिक आके थोड़ी ना मेरा मोबाइल, मेरा घर है, मेरे घर में अब कोई भी थोड़ी ना आ सकता है यार, पब्लिक प्लेस नहीं है ना, ट्रेसपासर्स आर नॉट अलाउड, राइट। तो पर अगर पब्लिक प्लेस है, अब मेरा मन किया कि मैं थोड़ा सा मरीन ड्राइव पे जाऊं, आपका मन किया आप जूहू बीच पे जाओ, तो हम जा सकते हैं कि हमें कोई रोक लेगा। टूरिस्ट प्लेस है, मान लो वहां पे बंद कर दिया तो रोकना भी पड़ जाएगा, बट इट इज अ पब्लिक प्लेस, है ना। तो जैसे प्राइवेट कंपनीज में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, प्राइवेट प्लेसेस में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, इफ इट इज अ प्राइवेट पार्टी नॉट एनीवन कैन कम इनटू दैट पार्टी, आपके पास प्रॉपर इनविटेशन पास होना चाहिए तभी आप उस पार्टी में जा सकते हो। पर एक पब्लिक इवेंट है, एक पब्लिक इवेंट है तो वहां पे कोई भी जा सकता है ना। मान लो अगर हम टिकट की भी बात करें, आप टिकट लेके जा सकते हो ना। मान लीजिए सोनू निगम का कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, सिंगिंग कॉन्सर्ट, मेरे पास पासेस आ गए, मैं जा सकती हूँ। बट अगर सोनू निगम की शादी हो रही है तो मैं नहीं जा सकती, है ना। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे मुझे इनवाइट किया जाएगा, मैं जानती हूँ तभी मैं जा सकती हूँ ना, बट यहाँ कॉन्सर्ट में मैं जा सकती हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों में सोनू निगम है। डिफरेंस ये है कि दैट इज अ प्राइवेट पार्टी एंड दिस इज अ पब्लिक इवेंट, राइट। तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनीज में भी ये बड़ा खास डिफरेंस होता है कि प्राइवेट कंपनीज में not everyone is allowed, whereas public companies में people are allowed, people can be allowed rather। अभी आप वो भी समझोगे कि ऐसा नहीं है कि हर पब्लिक कंपनी में कोई भी आ सकता है। पब्लिक कंपनी में अपॉर्चुनिटी होती है that people can be allowed। देखो, प्राइवेट कंपनी के बारे में जितनी बातें आप जानते हो ऑलरेडी, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200, है ना, ये तो हमें पता है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2, है ना, इतनी चीजें हमको ऑलरेडी पता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ये शायद आपको नहीं पता होगा, और फिलहाल के लिए आपको ये पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ऑल्दो लिमिट होती है डायरेक्टरशिप्स पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 होता है, बट वो अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो अभी मैं उसकी बात आपसे नहीं कर रही, वो जब आएगी बात तब हम बातें करेंगे उसके। सो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2। अगर मुझे एक प्राइवेट कंपनी बनानी है तो कम से कम मुझे 2 लोगों को ढूंढना पड़ेगा। मैं एक प्राइवेट कंपनी अकेले नहीं बना सकती। एक स्पेशल तरीके की प्राइवेट कंपनी है जिसको हम बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी, विच कैन बी फॉर्म्ड अलोन ऑल्सो, विच कैन बी फॉर्म्ड अलोन ऑल्सो, बट 1 पर्सन कंपनी के बारे में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 62 में, ठीक है। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी की अगर डेफिनेशन पे जाओगे ना, सो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी having minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its articles restricts the right to transfer the shares, limits the number to 200, prohibits invitation। 3 बातें लिखी हुई हैं आर्टिकल्स में। एक प्राइवेट कंपनी ऐसी होती है जिसके आर्टिकल्स में ये रिस्ट्रिक्शन होता है, प्रोहिबिशन होता है और लिमिटेशन होता है। कुछ समझ में आ रहा है? धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। देखो, जब हम पार्टनरशिप बनाते हैं तो पार्टनरशिप में क्या होता है, एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है जो हमको बताता है कि अच्छा 50% मेरा 50% आपका, मुझे सैलरी मिलेगी आपको नहीं मिलेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ बातें। प्रोप्राइटरशिप है तो जो मेरा है वो मेरा ही है, कोई और है ही नहीं,
है ना, तो हमें कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। बट कंपनी में भी कोई तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना, विच मेंटेन्स ऑल द रिकॉर्ड्स, जो हमें बताता है हमारी कंपनी यहाँ है, हमारी कंपनी का ये नाम है, हमारी कंपनी में ये लोग हैं जिन्होंने पैसा लगाया है, कितना लगाया है, ताकि जब कंपनी बंद हो तो हम इनका इतना इतना पैसा वापस कर पाए ना। तो ऐसे एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब जैसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है तो उसमें बहुत सारे रूल्स भी होते हैं कि पार्टनर्स को ऐसे करना है, स्लीपिंग पार्टनर को ये मिलेगा, नॉमिनल पार्टनर, बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। कंपनी में कंपनी से जुड़ी हुई फंडामेंटल बातें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होती हैं और कंपनी से जुड़ी हुई इंटरनल रूल्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हो। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होते हैं। अभी हम मेमोरेंडम आर्टिकल सबके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इंटरनल रूल्स ऑफ द कंपनी, हाउ द कंपनी विल बी गवर्न्ड। इसमें 3 बातें लिखनी जरूरी हैं अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो मतलब अगर कोई भी कंपनी हमारे पास आएगी तो हम कैसे जानेंगे कि ये प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है? हम उसके आर्टिकल्स को देखेंगे, और देखेंगे अगर आपके आर्टिकल्स में ये 3 बातें लिखी हुई हैं मतलब आप एक प्राइवेट कंपनी हो, और अगर आपके आर्टिकल्स में ये बातें नहीं लिखी हुई हैं मतलब आप एक प्राइवेट कंपनी नहीं हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलो, उसके पहले एक बात और है, मिनिमम पेड अप कैपिटल। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी। व्हाट डू वी मीन बाय कंपनी? कंपनी मतलब वो जो कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस कंपनी लॉ, हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। अब सवाल ये उठता है कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? हमारे पास बड़े सारे तरीके के कैपिटल होते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसको आप बैलेंस शीट में ऐसे 1 करोड़ लिखते थे और डबल लाइन कर देते थे बिकॉज ये आपके बैलेंस शीट के टोटल में काउंट नहीं होता था। ऑथराइज्ड कैपिटल, जो कंपनी ऑथराइज्ड है कि पूरी जिंदगी में हम इतना पैसा लोगों से ले सकते हैं, मेंबर्स से, पब्लिक से, जो भी है, तो ये हम ऑथराइज्ड हैं इतना पैसा लेने के लिए, राइट? यू हैव ऑथराइज्ड कैपिटल, देन यू हैव issued capital, you have subscribed capital, you have paid up, right? और you can say बीच में एक मैं called up भी लिखती हूँ, called up and paid up। अभी मैं फिलहाल आपको इतनी बातें समझा रही हूँ। कंपनी एक ऑथराइज्ड है कि पूरी जिंदगी में मैं 1 करोड़ रुपए ले सकती हूँ। अभी मैंने कैपिटल इशू किया 50 लाख का, मतलब मैंने बोला कि हमें 50 लाख के फंड्स की ज़रूरत है। कौन कौन 50 लाख कंट्रीब्यूट करने को तैयार है? लोगों ने बोला कि हम 30 लाख तक कंट्रीब्यूट करने को तैयार हैं। कंपनी ने बोला कि ठीक है, आप 30 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूट करने को तैयार हो, इसमें से फिलहाल हमें ज़रूरत है सिर्फ 15 लाख की। हमें फिलहाल ज़रूरत है सिर्फ 15 लाख की, मतलब वी आर कॉलिंग ओनली 15 लाख। इस 15 लाख में से लोगों ने सिर्फ 14 लाख रुपए दिए, मतलब 1 लाख रुपए दिया ही नहीं। अनपेड इज 1 लाख एंड अनकॉल्ड इज 15 लाख। अनकॉल्ड अमाउंट कैन बी कॉल्ड इन फ्यूचर, यही हमारी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, यही हमारी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। दिस कैन बी कॉल्ड बाय द कंपनी इन फ्यूचर, क्योंकि हमारा शेयर कितने का है? हमारा शेयर 30 लाख का है, जिसमें से हमने अभी दिया है सिर्फ 15 लाख, दिया है सिर्फ 15 लाख। ठीक है, जिसमें से रिसीव हुआ सिर्फ और सिर्फ 14 लाख। दैट इज द पेड अप अमाउंट, दैट इज द पेड अप अमाउंट। अब ये कंपनी का क्या होता है? पेड अप कैपिटल होता है। ये कंपनी का पेड अप कैपिटल होता है, वो अमाउंट जो एक्चुअल कंपनी के पास है, जिसके साथ कंपनी अपने ऑपरेशंस को कमेंस करेगी और काम करेगी। हम बोलते हैं कोई भी कंपनी बनाने के लिए कम से कम आपके पास इतना पैसा तो होना चाहिए ना, कम से कम आपके पास इतना पैसा होना चाहिए। पहले एक्ट में लिखा हुआ था कि जब आपको एक प्राइवेट कंपनी बनानी है तो कम से कम आपके पास 1 लाख रुपए होना चाहिए।
और पब्लिक कंपनी बनानी है तो कम से कम आपके पास 5 लाख रुपए होना चाहिए। अब कुछ नहीं लिखा हुआ है एक्ट में, एक्ट में बदल दिया गया और लिख दिया गया कि एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब मिनिमम पेड अप कैपिटल एक प्राइवेट कंपनी के पास उतना होना चाहिए जो हम प्रिस्क्राइब करेंगे। प्रिस्क्राइब करने का अधिकार मतलब रूल्स बनाने का अधिकार। रूल्स आर इजियर टू एमेंड, रूल्स को आसानी से बदला जा सकता है क्योंकि एक्ट में बदलाव लाना डिफिकल्ट होता है, तो एक्ट से वो अमाउंट हटा के रूल्स में डाल दिया गया, ठीक है। और बोला गया कि एक्ट साइलेंट है, एक्ट बोलती है एक प्राइवेट कंपनी तब बनेगी, एक प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होगी जिसके पास कम से कम इतना कैपिटल हो। कितना कैपिटल? जो हम प्रिस्क्राइब करेंगे या जो प्रिस्क्राइब किया गया हो। जब हम जाके रूल्स में चेक करते हैं कि देखते हैं क्या प्रिस्क्राइब किया गया है, तो हमें पता चलता है कि अच्छा अभी तो कुछ प्रिस्क्राइब ही नहीं किया गया है, नथिंग हैज बीन प्रिस्क्राइब। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि आई वॉन्ट टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी, कैन आई फॉर्म इट विद जस्ट 50,000 रुपीज? व्हाई नॉट? बिकॉज नथिंग हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। अभी कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। हो सकता है फ्यूचर में प्रिस्क्राइब कर दिया जाए कि एक प्राइवेट कंपनी में कम से कम 5 लाख का पैसा होना चाहिए, तो आपको 5 लाख के कैपिटल के साथ ही कंपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, कम से कम आपके हाथ में 5 लाख रुपए होने चाहिए। पर अभी कुछ भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, ठीक है। So we do not have any minimum paid up capital requirement as of now. Clear? Private company means a company having minimum paid up share capital as may be prescribed in which by its articles. ये 3 पॉइंट हैं। Restriction on transferability of shares. Restriction मतलब क्या होता है? रोक, है ना। मतलब आप बोल सकते हो कि इमेजिन यू आर विजिटिंग, कोई आप हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट वगैरह विजिट कर रहे हो, कई बार आप कोई टेम्पल वगैरह में जाते हो तो वहां पे क्या होता है, लिखा होता है फोटोग्राफी इज प्रोहिबिटेड। फोटोग्राफी इज प्रोहिबिटेड मतलब क्या हम फोटो खींच सकते हैं? खींच ही नहीं सकते हो, अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। बट अगर कहीं आप जा रहे हैं और वहां पे लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोहिबिटेड एंट्री अगर है तो हम उसमें जा ही नहीं सकते। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री लिखा हुआ है मतलब हम उसमें जा सकते हैं बट देयर आर कंडीशन। उसमें कोई जा सकता है, हो सकता है वहां पे उसमें जाने के लिए हमें कुछ स्पेशल वीआईपी पासेस लेने हो, राइट। हो सकता है हमें कुछ 2-2 हज़ार के 4 पेमेंट्स कुछ करने हो, तब हम उसमें जा सकते हैं। दैट मीन्स जब रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है देयर कैन बी समथिंग, इसको फुलफिल करके हम ये काम कर सकते हैं। पर जब प्रोहिबिशन लगाया हुआ है तो ये काम हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है, फ्रीली नहीं कर सकती, कुछ तो कंडीशन माननी पड़ेगी। मतलब कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है वो तो हमको पता ही नहीं है, और वो हमें पता भी कैसे चलेगा? अभी हमने ट्रांसफर थोड़ी ना पढ़ा है। जब हम ट्रांसफर पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि प्राइवेट कंपनी कैसे ट्रांसफर करती है, पब्लिक कंपनी कैसे ट्रांसफर करती है। कर सकती है पर कुछ रिस्ट्रिक्शन। शेयर्स क्या होते हैं आपको थोड़ा सा तो आइडिया है, राइट। तो शेयर्स को ट्रांसफर करने का भी आपको आइडिया है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, राइट, वो जा सकता है। आप बस इतनी बात सोचिए कि अगर आप कोई सोनू निगम के कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, यू गॉट फ्री पासेस, आप किसी वजह से नहीं जा पाते हो, आप ये पासेस अपने फ्रेंड को दे देते हो, फ्रेंड चला जाता है, कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, जिसके पास पास है वो जा सकता है मैम। वाई? बिकॉज इट इज अ पब्लिक इवेंट, इट इज अ पब्लिक इवेंट, ठीक है। अब मान लीजिए आपका कोई नेबर है, एक नेबर को किसी ने शादी में बुलाया, वो नेबर शादी में नहीं जा पा रहा है, ठीक है, वो नेबर शादी में नहीं जा पा रहा है, तो उसने क्या किया, उसने बोला कि शादी में मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है, पर शादी में तो क्या होगा, अच्छा अच्छा फूडिंग वगैरह होगी, बहुत ही टॉप की केटरिंग है, बहुत अच्छा डेकोरेशन है, तो एक काम करिए मेरी जगह आप चले जाइए, जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान,
जा सकते हैं क्या वो शादी में? क्यों? क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी में, मतलब प्राइवेट पार्टी में क्या जा ही नहीं सकते? बिल्कुल जा सकते हैं, सब्जेक्ट टू आपको बुलाया हो तो। पब्लिक इवेंट में जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं, जिसके पास है वो चला जाए, आपको बुलाया ना बुलाया उससे क्या फर्क पड़ता है? यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो पब्लिक कंपनी में इफ यू आर नॉट गोइंग, यू कैन पास ऑन द पासेस टू समवन एल्स, बट प्राइवेट कंपनी है, मुझे बुलाया था तो ओनली आई एम एलिजिबल टू टेक दैट ऑफर। अगर मैं नहीं जा पा रही इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी जगह किसी और को भेज दूं, ठीक है? प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज। जनता, आम जनता कभी भी इसकी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब नहीं कर सकती। अगर आपको एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक ही बना देना है तो कन्वर्ट करा लो, पर एक प्राइवेट प्लेस में आप आम जनता को ओपन नहीं कर सकते, ठीक है? इट इज वेरी क्लियरली स्पेसिफाइड कि देयर इज कंप्लीट प्रोहिबिशन। मतलब अगर मैंने एक प्राइवेट कंपनी बनाई है, मैंने मान लीजिए सनी और बनी दो लोगों ने मिलके एक प्राइवेट कंपनी खोली, अब उस प्राइवेट कंपनी में और पैसों की जरूरत है, वी नीड मोर फंड्स इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। क्या सनी बनी पब्लिक के पास जा सकते हैं और पब्लिक को बोल सकते हैं कि आप पैसा दीजिए, यू कंट्रीब्यूट टू द कंपनी? नो, नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अलाउड ही नहीं है। अगर उस कंपनी में और पैसों की जरूरत है तो आप किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को पकड़िए, आप किसी पर्सन को डायरेक्टली उससे बात करिए और बोलिए यार मेरी कंपनी में पैसा लगा दो। आम जनता के पास नहीं जा सकते आप, पब्लिक ऑफर नहीं दे सकते। प्राइवेट ऑफर दीजिए, किसी को भी प्राइवेट ऑफर दीजिए, या तो आप खुद और कंट्रीब्यूट करिए या प्राइवेटली जाके किसी को ऑफर दीजिए, अरे यार मेरी कंपनी में पैसा लगा दो थोड़ा सा, तो वो लगा सकता है। पब्लिक को ऑफर नहीं दे सकते, आम जनता के पास नहीं जा सकते, ठीक है? एंड लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं। ये जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है ये आइडियली इस वाली डेफिनेशन में आपको कहीं दिखेगा ही नहीं, बट ये हम जब आगे इनकॉर्पोरेशन पढ़ते हैं ना कि हाउ अ कंपनी विल बी फॉर्म्ड, सेक्शन 7, तो हमें समझ में आता है कंपनी में बी फॉर्म्ड एज अ प्राइवेट कंपनी विद 2 मेंबर्स, तब हमें पता चलता है दैट द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 2, ठीक है? समझ में आ गया? तो ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं कभी भी 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसमें कुछ आपके एक्सेप्शंस आते हैं। इसको अभी हम फिल करेंगे, ठीक है? ये मैं आपको जब पढ़ा दूंगी तब हम इसको फिल करेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। See, private company means a company having minimum paid up share capital as may be prescribed in which by its articles, मतलब उसके आर्टिकल्स में ये 3 बातें ज़रूर होनी चाहिए। पहला, रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि उसके आर्टिकल्स में क्लियरली लिखा होना चाहिए कि द शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, ऐसे ही आप नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हो, इन कंडीशंस को फॉलो करके ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम 200 होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, और इट कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटीज, ठीक है? तो ये 3 बातें इसके आर्टिकल, जिस कंपनी के आर्टिकल्स में लिखी हैं, प्लस उस कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल वो है जो सब्सक्राइब्ड है, ऐसी कंपनी को हम एक प्राइवेट कंपनी बोलेंगे, ठीक है? व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड? व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड? पहली बात मुझे ये बताओ। मान लीजिए वी हैव 2 people, ठीक है?
हमारे पास ये दो लोग हैं, ठीक है। एक कंपनी का शेयर है, एक कंपनी का शेयर है 1 करोड़ रुपीज, ठीक है, 1 करोड़ रुपीज का कंपनी का शेयर है। ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर कंपनी शेयर, उसको कंपनी का बस एक शेयर खरीदने का मन है, उस शेयर की वैल्यू मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है। तो ये मिस्टर ए और लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मिसेस ए, ठीक है, ये मिस्टर ए, ये मिसेस ए। अगेन इट इज अ फिक्शनल स्टोरी। मिस्टर ए के पास सिर्फ 50 लाख रुपए हैं। मिस्टर ए ने बोला कि मुझे ये शेयर्स खरीदने हैं, पर मेरे पास तो क्या है, सिर्फ 50 लाख रुपए हैं, तो मैं ये शेयर कैसे खरीदूं। तो मिसेस ए ने कहा कि मेरे से आप ले लो 50 लाख रुपए, आई विल कंट्रीब्यूट 50 lakhs टू यू। तो ये दोनों ने मिलके क्या किया, इन दोनों ने मिलके क्या किया, ये एक शेयर खरीदा कंपनी का 1 करोड़ रुपए। मतलब अब इस, अगर मैं शेयर की बात करूं, इस शेयर का ओनर कौन है, हु इज द होल्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर शेयर। आई कैन नॉट से कि वो सिर्फ मिस्टर ए हैं, आई कैन नॉट इवन से कि वो सिर्फ मिसेस ए हैं, ये दोनों इस शेयर के ओनर हैं, ये दोनों इस शेयर के ओनर हैं, राइट। अब अगर हम कंपनी में काउंट करते हैं कि कंपनी में कितने शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के पास कितने शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, तो कंपनी के पास ऑलरेडी 199 शेयर होल्डर्स थे। अब हमने कहा कि ये मिस्टर ए भी हो गए, मिस्टर ए और मिसेस ए भी शेयर होल्डर हैं, तो इन दोनों को मिला के कंपनी के शेयर होल्डर्स तो 201 हो जाएंगे। एंड इट इज अ प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम सिर्फ 200 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रवेंशन हो जाएगा, ये तो पेनाल्टी लग जाएगी, अब ये तो कुछ गलत हो जाएगा कंपनी का। तो सवाल उठा कि क्या मिस्टर ए और मिसेस ए दो हैं या एक ही हैं। जब शेयर एक तो शेयर होल्डर भी एक, भले ही उन्होंने जॉइंटली होल्ड किया है एक शेयर, दे विल बी काउंटेड एज वन शेयर होल्डर ओनली। सो जॉइंट शेयर होल्डर्स विल बी काउंटेड एज वन, जॉइंट शेयर होल्डर्स विल बी काउंटेड एज वन, ठीक है। अब से फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी हम मानते हैं, मान लीजिए एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। इसमें ऑलरेडी 100 मेंबर्स हैं। इस कंपनी का मन है कि ये कंपनी अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स इशू करे। कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, तो कंपनी चाहती है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ का भी मोटिवेशन थोड़ा बूस्ट करें, तो हम उनको भी क्या करना चाहते हैं, हम उनको भी शेयर्स इशू करना चाहते हैं, ठीक है। आप शेयर्स इशू करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कीजिए। तो कंपनी के जो टोटल एम्प्लॉयज़ है ना वो 150 है। टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 150। अब अगर मान लीजिए कंपनी इन 150 एम्प्लॉयज़ को शेयर्स इशू कर देगी, तो ऑलरेडी कंपनी के पास 100 मेंबर्स थे प्लस 150 एम्प्लॉयज़ और हो गए, तो ये तो 250 मेंबर्स हो गए, और 250 मेंबर्स हो गए तो ये तो कॉन्ट्रावेंशन हो गया, ये तो कॉन्ट्रावेंशन हो गया, राइट। तो अब क्या किया जाए, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते। तो कंपनीज एक्ट का नहीं, हम इतने हार्श नहीं हैं आपके ऊपर, आप प्राइवेट कंपनी हो, पर हम समझते हैं कि आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, क्योंकि जितना छोटा हम प्राइवेट कंपनीज को समझते हैं ना, उतनी छोटी स्केल पे प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट नहीं करती हैं। आज के टाइम में आपने इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज देखी हैं, आप फ्लिपकार्ट, राइट, फ्लिपकार्ट सुना है ना, फ्लिपकार्ट वॉज एक्वायर्ड बाय वॉलमार्ट, है ना, वॉलमार्ट ने अराउंड मोर देन 80% शेयर्स खरीद लिए फ्लिपकार्ट के और उसको अपनी सब्सिडियरी बना लिया, है ना। तो ये सब कंपनीज क्या है, फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजोन हो गई, आपकी ये सब प्राइवेट कंपनीज है, इतनी लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रही हैं। ये कंपनीज क्या है, प्राइवेट कंपनीज हैं। देयर आर सो मेनी प्राइवेट कंपनीज जो इस लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रही हैं, जिस पे आप सोच भी नहीं सकते। पब्लिक स्टेक नहीं है ये, इसमें बिल्कुल नहीं है। तो
2 लोग मिलके 4 लोग मिलके भी कंपनी को इतना बड़ा बना सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो अगर इतनी बड़ी कंपनी बन गई है तो उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे ऑब्वियसली। आई कैन नॉट से कि उसमें सिर्फ 10-12 एम्प्लॉयज हैं, और उन एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए हो सकता है कंपनी उनको शेयर्स देना चाहे, कुछ भी करना चाहे, शेयर्स इशू करना चाहे, उनको कुछ एडेड एडवांटेज देना चाहे, तो ये हमने अलाउ किया। कंपनीज एक्ट ने कहा कि आप इशू कीजिए, आप एम्प्लॉयज को जो शेयर्स देंगे वो एम्प्लॉयज आपके नंबर ऑफ मेंबर्स में काउंट नहीं होंगे। एक सवाल यहां से अगेन उठता है और कंफ्यूजन उठता है कि मैम मान लीजिए हमने 100 मेंबर्स ऑलरेडी थे हमारे पास, 150 मेंबर्स को, 150 एम्प्लॉयज को हमने और शेयर्स इशू कर दिए, तो अब जब ईयर एंड पे कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया, फाइनल डिविडेंड ऑन शेयर्स, कंपनी ने फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया ऑन शेयर्स। डिविडेंड क्या होता है? जब कंपनी को बहुत प्रॉफिट होता है तो कंपनी प्रॉफिट बांट देती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो जब कंपनी प्रॉफिट बांटेगी तो क्या अपने सिर्फ इन 100 मेंबर्स को बांटेगी? क्योंकि ये 150 मेंबर्स को तो हम मेंबर्स मान ही नहीं रहे हैं, ये जो 150 एम्प्लॉयज हैं इनको तो हम मेंबर्स मान ही नहीं रहे हैं, तो क्या हम इनको डिविडेंड नहीं देंगे? द आंसर इज नो, हम बिल्कुल इनको डिविडेंड देंगे। इनके पास डिविडेंड का, वोटिंग का, जो भी एक शेयर होल्डर के पास अधिकार होता है वो सब अधिकार होगा इनके पास, फिर भी इट विल नॉट बी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 2। जो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 2 क्लॉज 68 में प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, जहां पे लिखा है उनके आर्टिकल्स में कि 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, उन 200 मेंबर्स की लिमिट को काउंट करने के लिए ये एम्प्लॉयज इंक्लूड नहीं होंगे। अदरवाइज एट ऑल प्लेसेस दे विल बी ट्रीटेड एज शेयर होल्डर्स ओनली। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियरली समझ में आई? चलो, so 2 or more persons when they hold shares jointly they will be treated as single member. Further, that persons who are in the employment of the company and persons who have been in the employment of the company shall not be included in the number of members. ठीक है, तो ये बात आई होप आपको समझ में आई हो। पहली बात तो हमने करंट एम्प्लॉयज़ की बात की, दूसरी बात हम करते हैं फॉर्मर एम्प्लॉयज़ की। फॉर्मर एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या है? मान लीजिए इन 150 एम्प्लॉयज़ को कंपनी ने शेयर्स इशू किए, इन 150 में से 100 एम्प्लॉयज़ ने कंपनी छोड़ दी, दे लेफ्ट द कंपनी। तो अब ये हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, बट ये कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, तो क्या इनको अब हम काउंट करेंगे और अब हमारा कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा? नहीं। हमने कहा आपने जब भी शेयर्स किसी को इशू किए एज एन एम्प्लॉय, they will not be counted for the purpose of calculating the limit of 200 members. 200 मेंबर्स की जो लिमिट है उसको कैलकुलेट करने में हम एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे, भले ही वो आपके अभी के एम्प्लॉयज़ हो या उन एम्प्लॉयज़ ने छोड़ दिया हो और अब वो पास्ट एम्प्लॉयज़ बन गए हो, तो भी उन्होंने शेयर्स कब लिए थे? एज एन एम्प्लॉय लिए थे ना, तो हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्लियर? I'll discuss with you the question also with regard to this particular topic. हम जब लास्ट में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो मैं आपको इसकी केस स्टडी दिखाऊंगी, बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अदरवाइज अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं तो प्राइवेट कंपनी में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय प्राइवेट कंपनी? एक प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है? तो इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर ये जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ऐसा ही कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कि एक कंपनी है उसमें ऑलरेडी 100 मेंबर्स हैं और वो कंपनी अपने 150 एम्प्लॉयज़ को और शेयर्स इशू करना चाहती है, क्या ये कॉन्ट्रावेंशन है? तो आप लिखेंगे नहीं, ये कॉन्ट्रावेंशन नहीं है। ये सवाल बिल्कुल मन में लाना भी मत, क्या मैम बस ऐसे यस और नो लिख देंगे, आपने तो बताया ही नहीं कि आंसर एग्जाम में कैसे लिखना है। बिल्कुल भी मत लेके आना ये सवाल, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे आंसर्स, इनफैक्ट आपको सारे आंसर्स लिखे हुए मिल जाएंगे, हाउ डू यू राइट आंसर्स। फिर भी जब हम आंसर राइटिंग अभी डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर, देन आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, ठीक है?
सो इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी, राइट. और यहाँ पे जो एक्सेप्शंस की पार्ट मैंने छोड़ रखी है वो मैं उसको फिल कर देती हूँ. प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट एम्प्लॉयज. ओके, प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज इसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस विद यू अबाउट 1% कंपनी, और उसके बाद हम पब्लिक कंपनी की बात करेंगे, बिकॉज पब्लिक कंपनी में मुझे काफ़ी कुछ आपको समझाना है. 1% कंपनी थोड़ी सी सिंपल है, इसलिए पहले मैंने 1% कंपनी यहाँ पे लिखा हुआ है. सेक्शन 2 क्लॉज 62. 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच ओनली 1% इज अ मेंबर. इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी विद सम यूनिक फीचर्स. चार्ट में देखेंगे तो हमें कुछ बातें और मिल जाएंगी. नाम से बता रहा है हमको 1% कंपनी. 1% कंपनी मतलब एक इंसान मिलके कंपनी बना सकता. अब सोचो जरा कि अगर किसी एक ने कंपनी बनाई, ठीक है, हम बोलते हैं कि अगर दो लोग हैं, जो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है ना परपेचुअल सक्सेशन का, एक ही पर्सन ने कंपनी बनाई, कंपनी अलग वो पर्सन अलग, बट डू यू थिंक वो कंपनी सक्सीड कर पाएगी अगर उस पर्सन को कुछ हो जाए तो? इमीडिएटली कैसे कोई उस कंपनी को रिवाइव कर पाएगा? प्रैक्टिकली सोचो. whenever we are talking about any private company, ठीक है, हम ये बोलते हैं even if all the members die the company will continue its existence, है ना, कुछ होगा नहीं कंपनी को. पर फिर भी आप प्रैक्टिकली सोचो तो जिस कंपनी में 7 शेयर होल्डर है, अरे 4 की डेथ भी हो गई तो भी 3 है, और जो 4 की डेथ हुई है उनके शेयर्स ट्रांसमिट हो जाएंगे और उनके लीगल हेयर आ जाएंगे, है ना. पर एक 1% कंपनी है जिसमें एक ही पर्सन है, वो कंपनी मैनेज भी कर रहा है, मतलब वो खुद कंपनी का डायरेक्टर भी है, मान लीजिए वो कंपनी का मेंबर भी है, कंपनी उसने पैसा भी खुद ही लगाया है, चला भी खुद ही रहा है, हर चीज खुद कर रहा है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. तो जो परपेचुअल सक्सेशन वाली चीज है ना, वो कहीं ना कहीं अपनी एसेंस को लूज करेगी. इसलिए 1% कंपनी के केस में आपको एक पर्सन को नॉमिनेट करना बहुत जरूरी हो जाता है. यू नीड टू अपॉइंट अ नॉमिनी. यू नीड टू अपॉइंट अ नॉमिनी कि अगर जो सोल मेंबर है उसकी डेथ हो जाए या वो किसी वजह से फंक्शन ना कर पाए, वो इनकैपेबल हो जाए, तो जो नॉमिनी है वो ओवरटेक कर ले और कंपनी को चलाए. हो सकता है अभी थोड़ी बातें कम समझ में आ रही हूँ. 1% कंपनी जब मैं आपको इनकॉर्पोरेशन बताऊंगी ना, तो आई विल एक्चुअली डिस्कस विद यू दैट 1% कंपनी, फॉर्मिंग अ 1% कंपनी इज लाइक गेटिंग मैरिड. तो जैसे आपको शादी के लिए जो स्टेप्स होते हैं ना, वही 1% कंपनी के भी स्टेप्स होते हैं. ठीक है, पर अभी हम वो नहीं डिस्कस कर रहे हैं. अभी मैं आपको ब्रीफ में बस बता रही हूँ कि 1% कंपनी क्या होती है. एक ही मेंबर होता है और वो अकेला डायरेक्टर भी बन सकता है. मतलब 1% कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने मैम? 1. मैक्सिमम मेंबर कितने? वो भी 1. मिनिमम डायरेक्टर कितने? 1. मैक्सिमम डायरेक्टर कितने? 15. 1% कंपनी में आपको एक ही डायरेक्टर रखना है, मैक्सिमम ये नहीं होता है. मैक्सिमम डायरेक्टरशिप अभी भी डायरेक्टर चैप्टर में डिफाइंड है. मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एक होता है. ठीक है, और वो जो पर्सन बना रहा है वो खुद ही डायरेक्टर भी हो सकता है, पर वो रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब देश का होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए. वो एक से ज़्यादा 1% कंपनी नहीं बना सकता है, और उसको एक नॉमिनी ज़रूर 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 देना होता है. 1% कंपनी सेक्शन 8 कंपनी के काम ना कर सकती है और ना सेक्शन 8 कंपनी में बदल सकती है. सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. छोटी छोटी बातें अभी हम कर रहे हैं. वी आर जस्ट गेटिंग एन आइडिया ऑफ 1% कंपनी. दिस व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स इनकॉर्पोरेशन, तो मैं इसको बहुत डिटेल में आपको बताऊंगी. ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं. चलिए अभी हम ये वाला सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विद द पब्लिक कंपनी. थैंक यू.
थैंक यू।